नमस्कार। मैं अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता, और आज हम कर रहे हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। इस निबंध के उद्देश्य हैं प्रेमचंद जी के जीवन की सादगी या सरलता का वर्णन करना, समाज में फैली दिखावे की परंपरा पर प्रकाश डालना, प्रेमचंद के स्वाभिमानी स्वभाव का वर्णन करना। इसी स्वभाव के कारण वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे और प्रेमचंद की हकीकत या सच्चाई को निडरतापूर्वक सामना करना। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वे इस तथ्य को स्वीकार करते थे बिना किसी दिखावे के। ये है इस निबंध के उद्देश्य। और इस निबंध के लेखक हैं श्री हरिशंकर परसाई। परसाई जी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार, कहानीकार, निबंधकार और उपन्यासकार थे। इनका जन्म 22 अगस्त 1922 मध्य प्रदेश होशंगाबाद के जमानी गांव में हुआ था और इनका देहांत सन 1995 में हुआ। आइए जानते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से। इन्होंने आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला से ही की। बाद में ये नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा पास की। कुछ वर्षों तक ये अध्यापन कार्य किया, मतलब इन्होंने शिक्षण कार्य किया, परंतु 1947 में इन्होंने लेखन कार्य को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। इन्होंने वसुधा नामक एक पत्रिका का संपादन भी किया था, परंतु कुछ समय बाद इसे बंद करना पड़ा क्योंकि आर्थिक मंदी के कारण या आर्थिक घाटे के कारण इन्हें इसे बंद करना पड़ा। बाद में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में अपने लेख छपवाए और एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार, कहानीकार, निबंधकार और लेखक के रूप में उभरे। परसाई जी ने बहुत सी रचनाएं लिखी, लेकिन अगर बच्चों आपको जीवन परिचय लिखना हो तो उसमें 4 या 5 या 7 तक भी आप रचनाएं लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। लेकिन उनमें से उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं विकलांग, श्रद्धा का दौर, हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है आदि। और भी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन जीवन परिचय लिखते समय आपके लिए ये रचनाएं काफ़ी हैं। आइए जानते हैं इनकी साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इन्होंने व्यंग्य लेखन के द्वारा समाज की बुराइयां, भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं पर न केवल प्रकाश डाला है, बल्कि उनके समाधान, यानी ऐसा कौन सा तरीका है जिससे इन समस्याओं से निपटा जा सकता है, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। इनकी रचनाएं हंसते हंसते रुलाने में सक्षम है। इनकी रचनाओं में कटाक्ष बहुत देखने को मिलता है, यानी इन्होंने व्यंग्य पर बहुत अधिक जोर दिया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि अगर इनकी रचनाओं की तारीफ भी करें तो हो सकता है कि ये अगले ही पल तारीफ करने वालों पर भी व्यंग्य करते, यानी ये व्यंग्य में बहुत अधिक निपुण थे। उनका कहना था कि जो उनकी रचनाओं को मधुर या मीठा कहते हैं तो यह उनकी बेइज्जती है, क्योंकि उनकी रचनाओं में कड़वाहट व कटुता आदि देखने को मिलता है, न कि मधुरता या मिठास। इनके साहित्य की भाषा शैली के बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी भाषा सहज, सरल एवं व्यंग्य के विषय के अनुकूल थी। लोक प्रचलित मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग इन्होंने बहुत अधिक किया है। तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इन्होंने यथास्थान प्रयोग किया था। तो ये था बच्चों हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय, जो आप याद करके लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं निबंध प्रेमचंद के फटे जूते। मुंशी प्रेमचंद, जो कि एक प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार,
जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, उनकी एक तस्वीर अचानक लेखक के नज़रों के सामने आ गई, जिसमें वे अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। इस तस्वीर को देखकर लेखक के मन में बहुत सारे विचार आए, या उन्होंने बहुत सारे अनुमान लगाए कि उन्होंने ये तस्वीर क्यों खिंचाई होगी। उसी पर यह निबंध आधारित है, प्रेमचंद के फटे जूते। यह निबंध एक व्यंग्य रचना भी है, क्योंकि इसमें लेखक ने समाज के उस वर्ग पर व्यंग्य किया है जो दिखावा करते हैं और दिखावे को पसंद भी करते हैं। प्रेमचंद फोटो में अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने धोती कुर्ता और मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है। उनकी कनपटी, कनपटी होता है कान के पीछे का हिस्सा, वो थोड़ा चिपका हुआ है और वो कमज़ोर है, और कमज़ोर होने के कारण उनकी जो गालों की हड्डियां हैं वो बाहर उभरी हुई है, क्योंकि जो गाल हैं वो चिपक गए हैं या पिचक गए हैं। परंतु उनके गालों पर बड़ी बड़ी मूछें हैं, जिसके कारण उनका जो चेहरा है वो पतला नहीं लगता, थोड़ा भरा भरा लगता है। और पैरों में उन्होंने कैनवस के जूते पहने हुए। बच्चों, कैनवस होता है मोटे कपड़े के जूते, और जूतों के बंद यानी लेसिस बेढंगे यानी बेतरतीब यानी सही ढंग से नहीं बंधे हुए। लेसिस के जो सिरे हैं वो क्या है कि लोहे की पतरी जो कि उखड़ी हुई है। आजकल बच्चों पतरी नहीं होती, वो प्लास्टिक की लगी हुई होती है, वो उखड़ी हुई है प्रेमचंद के जूतों की, जिसके कारण जूते के छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। ऐसे में प्रेमचंद ने अपने जूते ऐसे ही बेढंगे ढंग से बांधे हुए हैं। तस्वीर में लेखक ने देखा कि उनके दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, परंतु बाएं पैर के जूते में बहुत बड़ा छेद हो गया, जिसमें से उनकी पैर की जो अंगुली है वो बाहर दिखाई दे रही है। अब लेखक को ये लगता है कि इतना बड़ा उपन्यास सम्राट, इतना बड़ा कहानीकार, जिसे समाज बहुत अधिक इज्जत और सम्मान से देखता है, वह व्यक्ति तस्वीर में ऐसे वस्त्र किस प्रकार से पहन सकता है, जिसके कपड़े बहुत ही सामान्य हैं और जूता तो फटा हुआ है। तो लेखक को ये लगता है कि इस प्रकार के पोशाक में फोटो खिंचाई है तो सामान्य जीवन में वो कैसे कपड़े पहनते होंगे, क्योंकि तस्वीर में कपड़े बहुत ही सामान्य थे, जबकि लोग तस्वीरों में तो बहुत ही अच्छे कपड़े पहनते हैं, चाहे सामान्य जीवन में वो कैसे भी पहनते हो। लेकिन लेखक फिर स्वयं ही अपने आप जवाब देता है कि जो लोग तस्वीर में अच्छे कपड़े पहनते हैं और सामान्य जीवन में बिल्कुल साधारण कपड़े पहनते हैं, उन लोगों के दो रूप होते होंगे, एक सामान्य जीवन में, एक तस्वीर में। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, जो उपन्यास सम्राट हैं, वो दिखावे में विश्वास नहीं रखते होंगे, इसलिए ये वैसे ही हैं तस्वीर में जैसे ये सामान्य जीवन में रहते, बिल्कुल सीधे, सरल एवं सादगी से युक्त। लेखक प्रेमचंद को साहित्यिक पुरखे कहकर संबोधित करते हैं। पुरखे अर्थात पूर्वज, क्योंकि प्रेमचंद जी एक प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार थे, लेखक भी रचनाएं लिखते हैं, तो प्रेमचंद साहित्य में उनसे पहले ही लिखने के कारण उनके साहित्य के क्षेत्र में पूर्वज बन गए, इसीलिए लेखक उन्हें साहित्यिक पुरखे कहकर संबोधित करते हैं। लेखक कहते हैं कि आप इस जूते को धोती से ढक भी सकते थे, यानी वो विभिन्न प्रकार से अनुमान लगा रहे हैं कि जूता अगर फटा हुआ है तो आप उसको किसी प्रकार से छुपा भी सकते थे, परंतु ऐसा लगता है कि आपको इस फटे जूते की परवाह ही नहीं है, यानी आपने इस फटे हुए जूते को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि जब तस्वीर खिंचा रहे हो पहले तो आपको फटा जूता पहनना ही नहीं चाहिए, और अगर पहन लिया है तो आप इसको धोती से छुपा लेते, परंतु वो भी आपने नहीं किया। और आपके जो चेहरे पर जो मुस्कान है,
वो भी ऐसे लगते हैं जैसे अधूरी सी है। ऐसा क्यों है? तो फिर लेखक अनुमान लगाते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि फोटोग्राफर ने जब उनको स्माइल प्लीज कहा होगा, उस समय उन्होंने मुस्कुराने का प्रयास तो किया होगा, परंतु उनके जीवन में इतनी ज़्यादा तकलीफें और पीड़ा है कि जिसके कारण वो खुलकर हंस नहीं पाए हों। इसीलिए उनकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ है। यानी उनकी जो मुस्कान है उसमें भी वो खुलकर नहीं हंस पा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं पीड़ा जो है वो दिखाई दे रही है। तो लेखक ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने फोटोग्राफर की जो एक फ़ोटो खींचने की परंपरा होती है कि फ़ोटो में मुस्कुराना होता है, उस परंपरा का पालन तो करने की कोशिश की होगी, परंतु उनकी जो दर्द और पीड़ा है वो कहीं ना कहीं फिर भी वो तस्वीर में आ गई। लेखक फिर सोचते हैं कि जब उन्हें यानी प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचवानी ही नहीं थी, यानी जिस तरीके से उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई उससे ऐसा लगता है कि उनकी कोई इच्छा नहीं थी, तो फिर उन्होंने फ़ोटो क्यों खिंचवाई? फिर वो खुद ही सोचते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हुआ हो क्योंकि पत्नी उनके साथ है फ़ोटो में, तो हो सकता है कि पत्नी ने ज़बरदस्ती उन्हें फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा होगा और उनकी जो इच्छा थी उसको पूरा करने के लिए वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठ गए होंगे। लेकिन फिर भी लेखक को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतने बड़े कहानीकार एवं उपन्यासकार होकर भी उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, यानी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। ये बात सोचकर वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं। परंतु दूसरे ही पल उन्हें लगता है कि प्रेमचंद जी शायद अपनी इस तस्वीर के माध्यम से जो लोग दिखावा करते हैं उन पर व्यंग्य कर रहे हैं, कि जो तस्वीरों के लिए नई नई पोशाकें पहनते हैं। इस बात से लेखक को थोड़ा बहुत दुख कम हो जाता है कि शायद लेखक व्यंग्य कर रहे हैं दिखावा पसंद लोगों पर, और इस बात से वो थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। लेखक मन ही मन प्रेमचंद जी से बातें करते। वो कहते हैं कि आप फोटो का महत्व ही नहीं समझते। फोटो एक ऐसी वस्तु है या एक ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व एक लंबे समय तक रहता है। आज आप नहीं हो, इस दुनिया से जा चुके हो, फिर भी आपकी फ़ोटो है और इसके द्वारा हम आपको पहचान पा रहे हैं, क्योंकि इस फोटो के माध्यम से ही हम जान पा रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है और आप कैसे थे। ये सब हम जान पाते हैं। इसीलिए लोग फोटो को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और फोटो खिंचवाते समय इतना ज़्यादा दिखावा करते हैं कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी और के जूते मांग लेते। यहाँ तक कि दूल्हे को दूसरों का कोट पहनाकर पसंद करवा लिया जाता है। बारात में अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए दूसरों की कार मांग ली जाती है। इतना ही नहीं, लेखक उन लोगों पर हास्य और व्यंग्य करते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बीवी अगर सुंदर नहीं हो तो वो अपनी तस्वीर को सुंदर बनाने के लिए ऐसे लोगों की बीवी के पास खड़े हो जाते हैं जिनकी बीवी सुंदर होती, यानी वो अपनी फोटो को सुंदर बनाने के लिए हर प्रकार का संभव प्रयास करते। और दूसरी तरफ आप हैं कि जूते भी नहीं मांग पाए। लोग तो खुशबूदार तेल लगवाकर फोटो खिंचवाते, जबकि उन्हें पता है कि तस्वीर में खुशबू का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता। फिर भी वो हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि उनकी फ़ोटो और अधिक आकर्षक दिखे। यहाँ तक कि गंदे से गंदा व्यक्ति भी बन संवर कर फोटो खिंचवाता है ताकि फ़ोटो में वो सुंदर लगे। फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जूते मांगे आपने? क्यों नहीं आपने तस्वीर को और अधिक आकर्षक बनाया? लेखक प्रेमचंद जी की ऐसी आर्थिक स्थिति को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि कहाँ इतना बड़ा उपन्यासकार, उपन्यास सम्राट जो कहलाता है, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब। तो उनके दिमाग में एक विचार आता है कि जो टोपी है वो 8 आने में, 8 आने यानी 50 पैसे में आ जाती है और जूता 5 रुपए से कम में नहीं आता।
यहाँ जो टोपी है वो सम्मानीय व्यक्तियों का प्रतीक है और जूता है वो असम्मानीय वस्तुओं या व्यक्तियों का प्रतीक है। लेखक सोचते हैं कि जो टोपी है जो सम्मान का प्रतीक है वह कम कीमती है, यानी वो सस्ती है, और जूता जो असम्मानीय है वो अधिक कीमती है, यानी जो समाज है उसमें क्या है कि ऐसे लोगों का सम्मान ज़्यादा है जो सम्मान के योग्य नहीं हैं, और जो सचमुच सम्मान के योग्य हैं उनका इस समाज में कोई भी सम्मान नहीं है। तभी तो महान कहानीकार और उपन्यास सम्राट होकर भी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है। यहाँ लेखक ने समाज पर व्यंग्य किया है कि जहाँ सम्मानीय का सम्मान नहीं होता और जो सम्मान के योग्य नहीं है उनके आगे कितने ही लोग टोपी या सिर झुकाते हैं। फिर लेखक प्रेमचंद जी की तस्वीर से बातें करते हैं और वो कहते हैं कि माना आपका जूता फटा हुआ है, जूता तो मेरा भी अच्छा नहीं है, अर्थात आर्थिक स्थिति आपकी खराब है तो मेरी भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। मेरे पास भी कोई धन दौलत नहीं है, परंतु मैं दिखावे में विश्वास करता हूँ। मेरी आर्थिक दुर्दशा को मैं लोगों के सामने आपकी तरह प्रकट नहीं करता, अर्थात मेरा जूता फटा हुआ है परंतु ऊपर से दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि मेरी आर्थिक स्थिति खराब है परंतु वो लोगों के सामने दिखाई नहीं देती। मैं लोगों के सामने ऐसे दिखावा करता हूँ कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अर्थात लोग दिखावा करने के लिए कष्ट भुगतना पसंद करते हैं, परंतु आप दिखावा पसंद क्यों नहीं करते? अर्थात लेखक प्रेमचंद जी की इस सादगी का अत्यधिक सम्मान करते और मानते हैं कि वे वास्तविकता का बहुत ही बहादुरी से सामना करते। लेखक प्रेमचंद का इस प्रकार से फोटो खिंचाने का विरोध करते और वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से तुमने फटे जूते में फोटो खिंचवा ली, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। यानी मैं दिखावा पसंद करना ज़्यादा करता हूँ, न कि इस प्रकार से फ़ोटो खिंचवाना। लेकिन लेखक कहता है कि जैसे ही मैं तुम्हें देखता हूँ फटे जूते के साथ तो मुझे तुम पर गुस्सा आता है कि तुमने ऐसी फ़ोटो क्यों खिंचवाई। लेकिन जब मैं तुम्हारी मुस्कान को देखता हूँ तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वह मुस्कान हम जैसे लोग जो दिखावा पसंद करते हैं उन पर मुस्कुरा रही है। यानी तुम जो हम पर मुस्कुरा रहे हो, हमारा मजाक उड़ा रहे हो, तो उससे मेरा जो जोश है वो थोड़ा कम हो जाता है और तब तुम सही लगते हो और मैं खुद अपने आप को गलत लगता हूँ। तुम्हारी ये दुख और पीड़ा से युक्त जो मुस्कान है उसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हारे जो कहानियों और उपन्यासों के जो पात्र हैं उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, उनके साथ कुछ अशुभ हुआ है, जिसकी वजह से उनकी पीड़ा को देखकर तुम अत्यधिक दुखी हो गए हो और वो तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रहा है। लेखक प्रेमचंद जी को जनता का लेखक कहकर संबोधित करते हैं। वो उन्हें ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि जो प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में सामान्य जनता के कष्टों तकलीफ़ों का न केवल वर्णन किया है बल्कि उनका समाधान भी उन्होंने बताया। इसलिए वो जनता की तरफ से उनकी आवाज़ उठाते हैं, जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए वो जनता के लेखक कहलाते हैं। तो लेखक कहते हैं कि उनकी जो मुस्कान है वो उसमें उनकी जनता यानी उनके जो पात्र हैं उनका दुख और कष्ट उभर कर आ रहा है। लेखक फिर अनुमान लगाते कि उनका जूता क्यों फटा होगा। फिर वो खुद ही सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने बनिया कौन होता है? जो परचूनी का काम करता है, तो उससे कर्जा लिया होगा और जब वो पैसे मांगने उनके घर आया होगा यानी प्रेमचंद जी के घर आया होगा तो प्रेमचंद जी उससे बचने के लिए
कहीं दूर पैदल चले जाते होंगे और इस प्रकार जाने और आने में उनके जूते फट गए होंगे। लेकिन फिर लेखक को याद आता है कि ऐसे जूते तो फट ही नहीं सकते, ऐसे तो जूते घिस सकते हैं। ऐसे में जूते घिसने के नाम पर उन्हें कुंभन दास जी का किस्सा याद आ गया। बच्चों, कुंभन दास श्री कृष्ण जी के भक्त थे और उनकी भक्ति में लीन होकर भजन गाते थे। एक बार उनके भजन को सुनने के लिए बादशाह अकबर ने उन्हें फतेहपुर सीकरी बुलवाया। तब उन्होंने ये कहा कि आते जाते जो जूती थी मेरी घिस गई और श्री कृष्ण जी का जो नाम था वो भी मैं रटना भूल गया, और जिनके देखने पर मुझे दुख उत्पन्न होता है ऐसे लोगों को सम्मान करना पड़ता है, इसलिए मैं आपके यहाँ नहीं रह सकता। मुझे श्री कृष्ण जी की भक्ति ही अधिक प्रिय है। तो इस प्रकार लेखक ये कहते हैं कि चलने से जूती घिसती है, परंतु आपका तो जूता घिसा नहीं है, आपका तो जूता फटा है। और इसका कारण शायद ये है कि आपने किसी टीले को ठोकर मारी है। यहाँ टीले का अर्थ है समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों से, जैसे छुआछूत, जाति प्रथा, अन्याय, भ्रष्टाचार, शोषण। ये सभी टीले हमारे जीवन में बाधा के रूप में खड़े हुए हैं, और ये जो टीले हैं हमारी जीवन रूपी नदी के बहाव को रोक देते हैं या उसकी दिशा को बदल देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि आपने भी ऐसे क्यों नहीं किया। जैसे टीला सामने आने पर जो नदी है वो अपनी दिशा बदल लेती है, वैसे ही आप भी इन समाज की बुराइयों और कुरीतियों को देखकर आपने रास्ता क्यों नहीं बदला। लेखक कहते हैं कि क्यों आपने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की इन बुराइयों से लड़ते रहे, क्यों आप भी अन्य लोगों की तरह इन बुराइयों से समझौता नहीं कर पाए। अगर समझौता कर पाते तो आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आपने शायद इन परिस्थितियों से या बुराइयों से समझौता इसलिए नहीं किया कि आप अपने उपन्यास गोदान के पात्र होरी की तरह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे, क्योंकि एक रचनाकार होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है कि समाज में जो बुराइयां हैं उनके विरुद्ध आप आवाज़ उठाओ, और वो आपने अपने कर्तव्य का पालन किया। तो क्या आप होरी से प्रेरित थे? परंतु फिर लेखक कहते हैं कि होरी ने तो नेम धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन मजबूरी के कारण किया, परंतु आपकी मुस्कान को देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपने इस कर्तव्य का पालन अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से किया है, न कि किसी दबाव में आकर। यहाँ लेखक ने प्रेमचंद जी की उन विशेषताओं की ओर इशारा किया है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में जो गरीब तबका है, श्रमिक वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनकी समस्याओं को उकेरा है या प्रस्तुत किया है और उनका समाधान भी दिखाया है। और इसी कारण जो पूंजीपति या अमीर लोग थे उन्होंने उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो इनसे हमेशा रुष्ट ही रहा या गुस्सा रहा, परेशान रहा या दुखी रहा, और इसी कारण उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा खराब रही। लेकिन लेखक ये मानते हैं कि प्रेमचंद जी ने अपने एक रचनाकार होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन बहुत से रचनाकार जिसमें वो अपना भी नाम लेते हैं कि वो दिखावा पसंद करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, जिसके कारण वो जीवन से समझौता कर लेते हैं, और जिससे उनका जो जूता है वो ऊपर से तो बच जाता है लेकिन नीचे से फट जाता है। इसका मतलब है कि प्रेमचंद जी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। उन्होंने समाज की बुराइयों को और भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार पर खुलकर आवाज़ उठाई और निम्न वर्ग की आवाज़ बनी। लेकिन समाज का वह वर्ग जो रचनाएं तो रचता है, लेकिन ऐसे लोगों के
दुखों को, कष्टों को अपनी रचनाओं में कोई जगह नहीं देता। ये लोग समाज के साथ समझौता कर लेते हैं, परंतु उनकी जो आत्मा है उन्हें हमेशा कचोटती रहती है कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तो लेखक को लगता है कि प्रेमचंद जी की जो तस्वीर है न केवल उन पर बल्कि उनके जैसे ऐसे ही लोगों पर जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, उनकी तरफ इशारा कर रही है, व्यंग्य कर रही है कि वो अपने जूते को बचाने के चक्कर में समाज के प्रति अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। इस निबंध में लेखक पर्दे को महत्व देते हैं, परंतु प्रेमचंद जी पर्दे को महत्व नहीं देते। उनका जीवन एक खुली किताब की भांति रहा है, जबकि लेखक जीवन की कमियों को छुपाकर जीने में विश्वास रखते हैं। प्रेमचंद अपनी छवि को बनाने के फेर में नहीं पड़े हुए और वो जैसे हैं वैसे ही दिखना चाहते हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये था निबंध प्रेमचंद के फटे जूते, जिसमें हमने ये सीखा कि समाज में अगर आपको जीवन यापन करना है तो उसके लिए दिखावा करने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा और अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य बनते हैं उन कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। उम्मीद है आपको ये निबंध अच्छे से समझ में आ गया होगा और लेखक ने जो समाज पर व्यंग्य किए हैं प्रेमचंद की एक तस्वीर के माध्यम से, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम करेंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। अगर आपको मेरे पिछले वीडियो देखने हो तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।